हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं गणित शिक्षण का संपूर्ण एक महामैराथन क्लास जिसमें संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करने जा रहा हूं और इन तथ्यों को पढ़ने के बाद इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार लगेगा, अच्छा लगेगा और विश्लेषण बहुत अच्छे शानदार तरीके से करूंगा। और इसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे उसको करने में मजा आएगा, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो इस जितने भी आज तक परीक्षाओं में पॉइंट आए हुए वो सारे पॉइंट इधर हैं और इनका मैं अच्छे तरीके से विश्लेषण करूंगा। तो गणित शिक्षा शास्त्र का ये महामैराथन क्लास, इसको आप गौर से देखिएगा और अगर ये आप पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आप जो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसका गणित शिक्षण का, तो उसमें बहुत सारा मदद मिलेगा और आपका आने वाली वर्ग 3 सीटेट कोई भी रीट परीक्षा कोई भी दें तो आपको गणित शिक्षण में कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भैया ये कहा है बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो भैया बेंजामिन भाई साहब ने बोला है कि में आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, गणित ऐसा विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलूं, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। सिंह द्वार, ये पॉइंट आपको पहले कई सीटेट टेट परीक्षाओं में मिल चुका होगा कि सिंह द्वार किसने बोला है। तो सिंह द्वार को बेक कर दीजिए तो बेकर ने बोला है इसको। तो गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार है। किसने बोला है? बेकर ने बोला है। तो गणित के नियम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो भैया ध्यान रखना, जब भी परीक्षा में ऐसा कोई पॉइंट आए कैसे होते हैं तो उसमें से या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको वस्तुनिष्ठ या मिलेगा सार्वभौमिक। मैंने पहले ही बोल दिया कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है, यानी कि अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति सरल होती है, सार्वभौमिक होती है, ऐसा मैंने पहले जो वीडियो बनाए है उसमें बोला हुआ है। तो गणित के नियम जो निकाले जाते हैं, निष्कर्ष जो निकालते जाते हैं, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। ध्यान से सुन लेना, सार्वभौमिक, जैसे मैंने कहा 2 + 2 एक नियम है, एक निष्कर्ष निकालना है, तो बराबर क्या हो गया? 4। तो 4 जो ये निष्कर्ष निकला, ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल क्यों है? इसलिए यूनिवर्सल है कि या तो आप इसको घर पे जोड़ोगे तब भी 4 आएगा, आप पर्वत पर बैठ के जोड़ोगे तब भी 4 आएगा, स्कूल में जोड़ोगे तब भी 4 आएगा, कहीं पर भी दोस्त के घर भी 4 ही आएगा। तो भैया ये वस्तु आएगा, वो सार्वभौमिक आएगा, सभी जगह पे एक समान ही आएगा। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। करीब 250 पॉइंट हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका गणित शिक्षा शास्त्र कंप्लीट होगा। ध्यान से देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाएं कौन सी हैं भैया? गणित की जोड़ बाकी गुणा भाग यही है ना, प्लस माइनस डिवाइडेड इनटू, ये क्या है? गणित की संकल्पनाएं। तो विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, वह अधिगम के किस इसकी प्राप्ति है? तो भैया जब भी गणित की संकल्पनाओं को समझने की बात आ जाए और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है तो यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? तो भैया ये अवबोधन स्थिति है। कौन सी है? अवबोध यानी समझ की स्थिति है। मैंने बोला था गणित शिक्षण का एक वीडियो पढ़ाया, उसमें बोला है कि व्यक्ति के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं, अधिगम उद्देश्य 3 प्रकार के होंगे। स्मृति उद्देश्य होगा, एक स्मृति उद्देश्य होगा, एक अवबोध स्तर होगा, एक अवबोध स्तर होगा और एक चिंतन स्तर होगा। एक क्या होगा? चिंतन स्तर होगा। जब भी इंसान फैक्ट रखता है तो स्मृति स्तर पर, लेकिन जब उसे समझने की कोशिश करता है तो अवबोध होती है कि भैया प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये अवबोध स्तर है। लेकिन का निर्माण करता है तो चिंतन के आधार पर करता है। तो जब निर्माण शब्द लग जाए तो वहां पर लगाना है चिंतन स्तर की प्राप्ति कर रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी कि गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो ये अवबोध या अवबोधन स्तर की प्राप्ति है। गणित को कहा जाता है, भैया ये पॉइंट हरियाणा टेट में आया हुआ है, दिख रहा होगा, क्लास 1 to 5 फरवरी 2014 के पेपर में आया कि गणित को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क का व्यायाम बोला जाता है। भैया योग है मस्तिष्क का गणित अगर अच्छे से पढ़ ली तो पूरा योग हो जाता है मस्तिष्क का। तो गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करें भैया। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है।
योजना क्या है? योजना बनाना, किसी चीज की योजना बनाना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। योजना कैसे प्लानिंग करते हैं? किसी चीज का प्लान करना है तो किस प्रकार होगा? वो प्लान एक उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। योजना को मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा किसने दी? गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक महोदय ने। हमने पहले ही बोला था योजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय। तो वो योजना विधि की डेफिनेशन किसने दी है? किलपैट्रिक महोदय ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए भैया, कितना शानदार पॉइंट है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद ऐसा उद्देश्य जब शिक्षक ने गणित पढ़ाने के बाद की बात हो रही है, कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। उद्देश्य के लिए भी मैंने एक वीडियो में बताया था, वहां आपको याद होगा कि वह उद्देश्य जो कक्ष में ही प्राप्त कर लिए जाते हैं या कक्ष के बाद प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। ध्यान से रखिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगा कि वह उद्देश्य जो शिक्षण गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वो है शैक्षणिक उद्देश्य। ठीक है ना? कई सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी होते हैं, चिंतन स्तर को ठीक करना, संवेगों को ठीक करना, वो संवेगात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। लेकिन जब बात आ जाए कि कक्ष में ही गणित पढ़ाने के बाद उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है या किस उद्देश्य की पूर्ति है, तो आपको लगाना पड़ेगा ये है शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति। ठीक है ना? आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत शानदार पॉइंट है। सारे पॉइंट देखने के बाद आपको अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, आत्मविश्वास जाग जाएगा आपका। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं, हमें भी गणित बहुत खतरनाक लगती है। मैंने बोला है कि ये रूट का चिन्ह, अंडर रूट जो भी होता है, ये चिन्ह देख के ही मेरी गणित कमजोर हो जाती है। तो भैया बहुत से छात्र गणित को कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक, स्कूल की बात आई है और शिक्षक की बात आई है, द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? ये बोला है शिक्षा नीति 1986 में, जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसने बोला है कि गणित को बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी तोप गणित को समझते हैं, उन पर बनता ही नहीं है। गणित को देख के बुखार आ जाता है। तो शिक्षा नीति ने कहा कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। भैया उनका जो स्तर है वो या तो 0 है या थोड़ा बहुत है, तो उस स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? शिक्षा नीति 1986 का है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ने से पहले और देख लीजिए पॉइंट क्या क्या है। गणित शिक्षण का, ध्यान से सुन लीजिए, गणित शिक्षण की बात कर रहा हूं मैंने बोला है कि 250 प्लस पॉइंट हैं। 250 प्लस पॉइंट में आपका मोटिवेशन तुरंत आ जाएगा। तो ये इसको सोने से पहले 2 बार देखना है, गोली की तरह लीजिएगा, टैबलेट की तरह, और जागने के तुरंत बाद 1 बार देख लीजिए इस वीडियो को। ये बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में। ऐसे मैं सारे वीडियो लाऊंगा, इसके बाल विकास के भी लाऊंगा और पर्यावरण के पॉइंटर वाले वीडियो भी लाऊंगा। तो ये कमेंट करके बताते जाना कि भैया कुछ मजबूत हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बताते जाइए, फीडबैक देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। पहली बात मैं बोल दूं कि ज्ञान प्राप्त करना वास्तविक उद्देश्य नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? डटन का है। वो कह रहे हैं डटे रहो भैया अपनी सीमाओं पर। शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं हासिल करना है, बल्कि क्या है? वरन एक शक्ति प्रदान करना है। अगर आपके पास गणित है तो आपने आलू तुलवाए, प्याज तुलवाई और अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हैं? हिसाब किताब कर सकते हैं। तो एक शक्ति हो गई आपके पास, वरना आपको मुझे ले जाना पड़ेगा कि चलिए हमें टमाटर खरीदवा के ले आइए। ठीक है? अब व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का क्या भाग है? समीकरणों को हल करना। एक भाग है समीकरण को हल करना, व्यवहारिक गणित का एक भाग है। जो भी समीकरण दिए जाते हैं उनको हल करना व्यवहारिक गणित का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है भैया, विज्ञान है। विज्ञान और गणित एक ही चीज है। विज्ञान के बगैर गणित अधूरी है और गणित के बगैर विज्ञान अधूरा है। यानी कि एक दूसरे के, गणित और विज्ञान क्या है? पूरक सब्जेक्ट है। एक दूसरे के बगैर इनका कोई काम नहीं हो सकता है। मतलब सहजीवी है। सहजीवी समझते हो? पर्यावरण के साथ साथ जिएंगे तभी दोनों सब्जेक्टों की वैल्यू रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो मैंने बोला गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है। ठीक है? अब मैं बात करूंगा गणित की संरचना एवं प्रकृति का
है मूर्त होना। ध्यान से सुन लेना, एक चीज बोल रहा हूं, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना। गणित की प्रकृति तो वैसे अमूर्त होती है, ध्यान से सुन लेना कि अमूर्त होती है अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, लेकिन संरचना इसकी कैसी होती है? मूर्त होती है। जब भी आप कुछ गुणा भाग करेंगे, जब भी संरचना की बात आ जाए, जब भी संरचना शब्द जहां लग जाए वहां पर मूर्त शब्द लगाना है। भाई हम सोल्व से मूर्त रूप में करते हैं, लेकिन इसके प्रत्यय अमूर्त होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। ध्यान से सुन लेना, गणित की संरचना जो है, संरचना क्या है? मूर्त होती है। ठीक है, मैंने इसके बारे में एक अभी वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था। एक डेफिनेशन है कि लेना, आप तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, मापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैंने कहा प्रारंभिक संख्या और संकल्पना, संख्या संकल्पना किससे है? मापन से संबंधित है। जब हम भी गणित का कोई टॉपिक प्रारंभ करते हैं और प्रारंभिक संख्या लेते हैं तो उसकी संकल्पना किससे? मापन करते हैं उसका। 5 क्या है? एक प्रकार का मापन है। मैंने कहा 5 kg प्रारंभिक क्या है? 5 kg आलू दे दो। प्रारंभिक संख्या क्या है? संकल्पना क्या है? मापन है। से सुन लेना, मैंने कोई भी शब्द लिया, जोड़ बाकी गुणा भाग, प्रारंभिक संकल्पना किससे संबंधित होती है? मापन से संबंधित होती है। ठीक है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। 20वीं सदी के अच्छे अक्षर व्यक्ति हैं श्रीनिवास रामानुजन जी। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन है? श्रीनिवास रामानुजन। यूपी टेट में आया हुआ है दिसंबर 2016 को यह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, गणित सार संग्रह, एक गणित सार संग्रह पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य। गणित का सार किसने निकाला? महावीर ने। हनुमान जी तो निकालते हैं सारी चीजें, तो ऐसे याद रख लीजिए, गणित का सार संग्रह किसने दिया है? महावीराचार्य जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? आपको अगर गणितज्ञ बनना है आपको गणितज्ञ, कमेंट में बताइएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी क्या है? सभी अवधारणाओं को समझना। अवधारणाएं क्या है? प्लस है, माइनस है, इनटू है, भाग। ये चार ही पे तो गणित चलती है, जोड़ बाकी गुणा भाग पे तो पूरी गणित चलती है। तो सभी अवधारणाओं को समझना, उसे लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगर गणितज्ञ बनना है तो सबसे पहले अवधारणाओं को समझिए, उन्हें लागू कीजिए और उनमें संबंध बनाइए, तभी आप एक अच्छे गणितज्ञ बन जाएंगे। इन अवधारणाओं को समझिए कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब क्या हो, डिवाइड का मतलब क्या होता है। तो पहले इन अवधारणाओं को समझिए, फिर इन्हें लागू कीजिए कि 2 + 2 इंटू 5 डिवाइडेड 6 माइनस 7। इनको क्या कीजिए? लागू कीजिए। फिर क्या कीजिए? इनमें संबंध बनाइए। बोर्ड मास के आधार पर ही चलेगा ना ये संबंध, BODMAS, इसके आधार पर इसको सॉल्व कर। ऐसा तो आपको पता होगा, आपने गणित पढ़ी होगी। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी क्या है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, सर मैंने बोला कि आप पूरे पॉइंट देखिएगा, पूरे पॉइंटों का अच्छा विश्लेषण करिएगा, पूरे पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें गणित के बहुत सारे सही लगाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि 99% आप सही लगाएंगे अगर इन पूरे पॉइंट्स के तथ्यों का विश्लेषण अगर आपने कर लिया तो। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां दी जाती हैं भैया आपके प्राथमिक स्तर पर। मदद किसमें करती हैं? समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। भैया गणित क्या है? समस्या को सुलझाना गणित है, और उनमें कौशल, स्किल्स बढ़ाना। तो पहेलियों से क्या होता है? बच्चों की स्किल्स डेवलप होते हैं और उनमें क्या होता है? प्रोत्साहित होते हैं, उनके कौशल प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेशन मिलता है उन्हें, अरे वाह गणित तो बहुत शानदार, इससे समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, गणितीय संरचना उल्लेख करता है, गणितीय संचारण उल्लेख किसका करता है? गणितीय संचारण का। मैंने कहा आपकी सोच का गणितीयकरण करना है, ना कि उसका तथ्यात्मक ज्ञान लेना है। गणित की सोच का गणितीयकरण करना है, उसे संचार करना है अपने अंदर। तो गणित का संचारण उल्लेख करता है किसको? गणितीय संचारण को। नेक्स्ट, आगे की पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? मैंने फिर से बोला, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में
सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक ज्ञान का एक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे में, उसमें पहला संवेदी पेशीय था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। ध्यान है ना वहां? तो वहां पर बच्चा वर्गीकरण करने लगता था, ये आपको याद होगा। तो मैंने पहले ही बताया, एक बच्चा जिस अवस्था में गणित सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है तथा भिन्नों के संप्रत्ययों की व्याख्या करने लगता है, वह अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था है। यूपी टेट में आया हुआ है 2016 में फैक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिया, अब एक और भैया प्रिया आ गई। प्रिया क्या कह रही हैं? प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। भैया निपुण है प्रिया। लड़की तो वैसे ही गणितों में होशियार होती हैं, आजकल लड़कियां तो टॉप कर रही हैं, तो प्रिया क्या है? बिल्कुल निपुण है। यहाँ पर लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? बहुबौद्धिकता, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। बौद्धिकता की अधिकता है तार्किक बुद्धि की। मैंने बोला जिसके अंदर क्या होगा? लॉजिकल इंटेलिजेंस होगा, वही क्या निपुण हो पाएगा गणित में। तार्किक होती है, क्योंकि इसकी अवधारणाएं कैसी होती हैं? तार्किक होती हैं। एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता है रटना। एल्गोरिथम क्या विकसित नहीं कर सकता? नहीं विकसित कर सकता है, रटने को विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस पर? समझ पर आधारित है। एल्गोरिथम शब्द जो आधारित है वो किस पे आधारित है? समझ पे आधारित है। तो बच्चों में नहीं विकसित कर सकता है रटना। नेक्स्ट पॉइंट, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण। अमूर्त शब्द आ गया, देखो गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, मैंने पहले ही बताया था। संरचना, उसका संरचनात्मक यानी कि उसका सॉल्यूशन जो होता है मूर्त होता है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अमूर्त शब्द लग गया तो आपको क्या लगा देना है? फिर गणित लगा देना है। अमूर्त शब्द लग गया तो आपको लगाना है फिर क्या? गणित, ठीक है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। गोलाई, गोल चीज के बारे में बताना, तो कैसे उसके अंदर गोल चीज की होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे मैंने कहा मम्मी जी की रोटी गोल, चूड़ी गोल, बिंदी गोल। मूर्त रूप से देखेगा वो, और फिर अमूर्त से अमूर्त रूप में भी जान जाएगा कि इस चीज की गोलाई ऐसे होती है। समझ गए ना बात को? तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले मूर्त चीजों को देखेगा कि मम्मी जी की बिंदी गोल है, पड़ी होगी आपने कहानी। अच्छा, रोटी भी गोल है, बहुत बढ़िया, रोटी गोल है, बिंदी गोल है। तो इनसे क्या चलेगा? उसे मूर्त रूप से देखा ना उसने मम्मी जी की चूड़ी को। जब आपने बताया कि मम्मी जी की चूड़ी गोल होती है, बिंदी गोल होती है, तो मूर्त रूप से देखा। अच्छा, गोल ऐसा चित्र होता है। समझेगा बात को? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करती है, तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करती है। शब्द तो आपको वही रखना है, गणित की प्रकृति तार्किक, अमूर्त और सार्वभौमिक। गणित का ज्ञान निश्चित तथा ठोस होता है। ठोस का मतलब ये होता है कि 2 + 2 = 4 ही आएंगे भैया, 5 नहीं आएंगे। ठोस है ये काम, निश्चित है, वो 4 ही आएंगे, निश्चित है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करता है, तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, योजना के प्रतिपादक कौन है? इकाई योजना के, ध्यान देख लेना, ये तो पॉइंट बहुत जगह आएगा। हर्बर्ट, ध्यान से सुन लेना। इकाई योजना के प्रतिपादक है हर्बर्ट। हर्बर्ट ने इकाई योजना प्रस्तुत की, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक महत्व है। मानसिकता में वृद्धि करना, मानसिक विकास करना, उसका बच्चे की मानसिक विकास को बढ़ाना, उसका तार्किक विकास को बढ़ाना, इस प्रकार तार्किकता की भावना लाना। मैंने कहा था मानसिक योग है गणित। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व सिर्फ मानसिक स्थिति को वृद्धि करना, मानसिक स्थिति में वृद्धि करना, उसकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है ना, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक है, ठीक है। गणित विज्ञान है किसका? है गणनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पे ही करेगी कि वो गणित में विकासशील हो जाए, उसका बौद्धिक विकास हो जाए, उसका मानसिक विकास हो जाए। तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? एक शिक्षक किस तरीके से पढ़ाता है, इसी पर डिपेंड करेगा कि उसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। अनुपस्थिति
रोकी जा सकती है? अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? मतलब अटेंडेंस जो है उसकी नहीं हो पा रही है, वो स्कूल नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हो रहा है, तो कैसे रोकी जाती है? अभिभावकों, माता पिता से संपर्क करके, भैया क्यों नहीं आ रहा है बच्चा स्कूल। पहली चीज तो ये देखना है कि ध्यान से सुन लेना, मात्र अनुपस्थिति के लिए अभिभावकों से संपर्क करेंगे, बाकी बच्चा क्लास में क्या कर रहा है इसके लिए उसके माता पिता को उलाहना नहीं देंगे। ध्यान से सुन लेना, अनुपस्थिति उसके अभिभावकों से माता पिता से संपर्क करेंगे कि आखिर बच्चा स्कूल तक क्यों नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, बात कर लेना थोड़ा। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक, पहले भी बता चुका हूं। गणित की प्रकृति अमूर्त है, अमूर्त है, अमूर्त है, तार्किक है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, भौमिक, तार्किक और सरल प्रकृति है, सरल प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट, गणित शिक्षण के साथ साथ, गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास का कार्य करवाने के लिए। गणित शिक्षण के साथ साथ, ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं? ताकि छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। उसकी मासिक परीक्षाएं इसलिए लेते हैं कि उसमें निदानात्मक पहले प्रयोग करेंगे, फिर उपचारात्मक करेंगे। उसकी कमी क्या रहेगी, उसके अनुसार उसे क्या करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। जैसे हमने देखा कि जोड़ सही नहीं बन रहा, गुणा भाग नहीं बन रहा, तो अधिक से अधिक उसका अभ्यास कार्य करवा सकें, इसलिए हम क्या लेते हैं, बच्चे की मासिक परीक्षाओं की आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। ठीक है, प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, प्लूटो ने कहा है। ध्यान से सुन लेना कि एक सुषुप्त आत्मा, सुषुप्त आत्मा, आत्मा की बात यही लोग कहते हैं, जैसे कि प्लेटो वगैरह हो गए, यही लोग क्या कहते हैं, आत्मा की बात करते हैं। दार्शनिक व्यक्ति है ना प्लेटो, तो सुषुप्त आत्मा, ये आत्मा शब्द, चेतना की बात कौन करेगा, नवीन जागृति, ये प्लेटो की बात है। तो गणित एक ऐसा विषय है, उन्होंने कहा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, वेरी 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 इंपोर्टेंट। उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली। उच्च यानी कि 5वीं के बाद आप सब्जी लेने जाएगा, सब्जी लेने जाएगा, आलू का भाव दिए, प्याज का भाव दी, दुकान पे जाएगा, 2 किलो अनाज लेके जाएगा। अब बच्चा बड़ा हो गया ना, मतलब 6वीं क्लास में पहुंच गया, तो अनाज लेके जाएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली काम करेगा आपको गणित के लिए। ठीक है, जोड़ बाकी आने लगी ना, पापा भी बोलेंगे तो आप तो बताओ कितना देना है, कितना लेना है। ठीक है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की किस भावना को आप नियंत्रित कर सकते हैं? तो देखो, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, 3 चीजों को याद रखना। सीटेट 2011 का प्रश्न है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना को नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति। राइट, नेक्स्ट, कम से कम वीडियो को 3 दिन तक कंटिन्यू देखिएगा आप, तभी आपको और ज्यादा समझ में आएगा। फिर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिएगा मेरा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए क्लासरूम 247, क्लासरूम 247, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लास से जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत शानदार तरीके से गणित शिक्षण के हम प्रैक्टिस सेट करीब 500 प्रश्न करवाने वाले हैं। उस महामैराथन, इससे बड़ी महामैराथन क्लास से आप जुड़ जाइए और आप अपना गणित के शिक्षण को अंतिम रूप दीजिए, ताकि आप मध्य प्रदेश वर्ग 3 में अधिक से अधिक नंबर अचीव कर सकें। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में गणित को ही माना जाता है। मैंने कहा था ना, गणित और विज्ञान एक ही चीज है, गणित एक और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अमूर्त एवं
संगत संरचनाओं के अध्ययन, देखिए ध्यान से देखिए, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के विषय किस विषय को कहा जाता है? गणित को। देखो अमूर्त शब्द लग गया, एवं संगत संरचनाओं, किसकी संगत है? विज्ञान की संगत है। संगत, एक दूसरे से संरचनाएं मिलती हुई हैं। अध्ययन का विषय, किस विषय को कहा जाता है? तो एक मात्र ऐसा विषय है भैया, गणित। आगे बात करें, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किसमें सहायक है? भौतिकी में सहायक है, रसायन में सहायक है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है। तो गणित के का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गणित आप पे नहीं बनती है तो विज्ञान भी नहीं बनेगी, भौतिकी भी नहीं बनेगी, रसायन भी नहीं बनेगी, सांख्यिकी भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री। अगला पॉइंट है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तर्क संगत रूप में, तार्किक क्रम में होना चाहिए, हमेशा तार्किक क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले उसे जोड़ सिखाओ, काउंटिंग, पहले काउंटिंग सिखाओ, फिर पहाड़े सिखाओ, फिर जोड़ सिखाओ, फिर माइनस सिखाओ, फिर प्लस सिखाओ, फिर प्लस माइनस सिखाओ। तो तर्क रूप में, तार्किक क्रम में गणित की पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए। तार्किक क्रम में आपसे वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन देगा और पूछेगा कि गणित पाठ्य पुस्तक में सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, तो आप लगाना तर्क संगत रूप में होना चाहिए। ठीक है। माध्यमिक स्तर के बाद सीटेट का क्वेश्चन है 2014 का। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? अभी तो मानसिक स्तर पर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही माध्यमिक स्तर पर पहुंचेंगे तो गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे? पहले आपको पता है ना, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, ये शामिल हो जाएंगी। सभी को पता है कि जैसे ही आप प्राथमिक स्तर के बाद जाएंगे तो फिर अंक गणित हो जाएगी, बीज गणित हो जाएगी, ज्यामिति हो जाएगी। इस रूप में ये गणित बट जाएगी, शाखाएं इस जो गणित की हैं वो मिलने लगेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है? विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व आखिर है क्या? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति, ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना है, कौशलों में की वृद्धि करना है, बौद्धिक आदतों के विकास में बौद्धिकता बढ़ेगी, आपकी मानसिकता बढ़ेगी, और वांछित दृष्टिकोण करने में। मैंने बोला था कि गणित का नैतिक रूप में भी महत्व है, सामाजिक दृष्टि से भी गणित का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम गणित लगाते हैं तो गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं, और जब गणित लगाते हैं तो गणित से क्या होता है कि गणित हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। समझ गए ना बात को? गणित मस्तिष्क को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वांछित अच्छा दृष्टिकोण मिले, बौद्धिक आदतों का विकास हो और ज्ञान एवं कौशलों का विकास हो। आप ज्ञान मिले आपको कि 8 रुपए किलो आलू मिले तो 2 किलो कितने के होगा? 16। ये ज्ञान मिल गया आपको, और ज्ञान और कौशल डेवलप हो गए। आप बड़े से बड़े सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बौद्धिक आदतें अच्छी बन जाएंगी, वांछित दृष्टिकोण पैदा होंगे, अच्छे दृष्टिकोण पैदा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो किताब है आपकी के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? संगठित करके, चीजों को संगठित करके, इकट्ठा करके, चीजों को जोड़ तोड़ के विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो संगठित करके। ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण होंगे। मैं खंड अभ्यास समय को, खंड अभ्यास यानी कि प्रकरणों में खंड अभ्यास समय जिसे बोलते हैं, अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? अभ्यास समय मतलब आपको दिया गया होगा कि बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं और फिर प्रैक्टिस दी जाती है, आपकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो पाठ पढ़ा गणित का, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस दी जाती है कि आप प्रैक्टिस अब लगा के सॉल्व कीजिए। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस दी जाती है। किस लिए समावेशित किया गया है? ताकि आप विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विस्तृत रूप से आपको अधिगम के अवसर मिले। सीटेट 2011 का क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एनसीएफ क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी इसको बोलेंगे शॉर्ट में एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ आया था 2005 में, इंपोर्टेंट। ठीक है। किस सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए? कक्षा कक्ष में केंद्र होना चाहिए, एनसीएफ ने बोला है। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करे। आप ऐसा पढ़ाओ
ताकि वो दैनिक जिंदगी में भी वो वैसी चीजें देखें। जैसे आपने बोला व्रत, तो आपने कहा मम्मी जी की बिंदी देखना व्रत के आकार की होती है। चौकोर क्या होता है, आपने बताया कि घर में जो कमरे बनाए जाते हैं वो चौकोर भी होते हैं, गोल भी होते हैं। अगर बिंदी की तरह है तो गोल है। तो दैनिक जिंदगी से उनको जोड़ने में सहायता दो और उनको ऐसे पढ़ाओ कि वो उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो जाए, मानसिक स्तर अच्छा हो जाए। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है, दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं एनसीएफ में, संकीर्ण और विस्तृत उद्देश्य, उच्च उद्देश्य। तो एक होगा संकीर्ण उद्देश्य और एक होगा विस्तृत उद्देश्य। तो संकीर्ण उद्देश्य का मतलब संख्यात्मक कौशलों का विकास, जैसे 1 आ जाए, 2 का पहाड़ा आ जाए, 3 का पहाड़ा आ जाए, ये संकीर्ण उद्देश्य है। विस्तृत उद्देश्य क्या है कि प्रैक्टिकली लाइफ में यानी व्यवहारिक जिंदगी में उसका क्या करे, मानसिक विकास हो जाए, तो व्यवहारिक जिंदगी में उसके काम आए वो गणित। तो ये विस्तृत उद्देश्य है कि आगे चल के विज्ञान की समझ भी पैदा हो जाए उसमें। ठीक है ना। तो ये विस्तृत उद्देश्य है। लेकिन संकीर्ण उद्देश्य क्या है, 1 2 3 4 5 इस संख्याओं को पहचानने लगे, ये संकीर्ण उद्देश्य है। तो संख्यात्मक कौशल क्या है, संकीर्ण उद्देश्य, और विस्तृत मानसिक विकास करना ताकि वो व्यवहारिक जिंदगी में, प्रैक्टिकली जिंदगी में, अपने व्यवसाय में को आगे ले जा सके, यह विस्तृत उद्देश्य है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ ही है भैया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मतलब एनसीएफ है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, आदि का शिक्षण, गणित शिक्षण आदि का शिक्षण क्या है? गणित शिक्षण संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। सुन लेना, मैंने बोला संख्याएं, यहां पर संख्याएं आ गई, संक्रियाएं आ गई, यानी कि माइनस प्लस, गुणा भाग, मात्राओं का मापन, किसी भी मात्रा, यानी कि मैंने कहा 1 लीटर दूध होता है, 2 किलो चावल होते हैं, तो मात्राएं क्या है, उनका मापन कैसे करना है का उद्देश्य एक संकीर्ण उद्देश्य है। ये जानने लगेंगे जोड़ कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, लीटर क्या कहलाता है, किलो क्या कहलाता है, मीटर क्या कहलाता है। तो ये मापन सीख जाए वो, ये हमारे संकीर्ण उद्देश्य। और विस्तृत उद्देश्य मानसिक विकास, ताकि वो अपनी व्यापारिक जिंदगी, व्यवसायिक जिंदगी में भी सफल हो सके। ठीक है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्त, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके। गणितीय चिंतन कैसे करता है बालक और विचार कैसे करता है? हस्तपरक प्रतिमान, हाँ कुछ प्रतिमान दिखाओ, उसको मॉडल दिखाओ। ठीक है। स्थिर चित्त बनाओ, लिखित प्रतीक, मौखिक लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके। गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। इन तरीकों में से कोई भी पूछा जा सकता है, 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके और 5 तरीके में से कोई तरीका आपसे पूछा जा सकता है कि गणितीय चिंतन एवं विचार के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एक लंबी आकृति दी गई है भैया, लंबी आकृति, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। एक लंबी आकृति दी है तो लंबी आकृति के अंदर और दूसरी संकल्पना भी बना सकते हैं आप। तो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है। अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि यह केंद्रित है गतिविधियों में। रचनावादी क्यों है ये रचनावादी उपागम क्यों है? क्योंकि यह केंद्रित है गतिविधियों पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। फिर से ध्यान से देख लीजिए इस पॉइंट को, एक बार ऊपर करके दिखाता हूं आपको। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 की रूपरेखा अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? क्यों वह रचनावादी उपागम पर बल देती है? एनसीएफ गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। मैंने कहा कि जब गतिविधियों में शामिल करेंगे, बच्चों को शामिल करके शिक्षार्थियों की सक्रिय निभाएंगे, तब क्या बोलेंगे? रचनावादी उपागम बोलेंगे। रचनावादी उपागम यही तो है, जब शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी आप किसी गतिविधि के साथ करते हैं तो। ठीक है। अमूर्त गणित के नेक्स्ट पॉइंट है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर, प्रथम चरण कहां पर स्थित होगा? प्राथमिक स्तर पर।
ध्यान से देखना, पूरे पॉइंट को एक बार नहीं देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। गणित शिक्षण में 15 ही नंबर आएंगे। गणित शिक्षण में 15 के 15 नंबर ही आएंगे और इन पॉइंट से सीधे आपको सीधे पॉइंट मिलेंगे, 5-7 पॉइंट सीधे पॉइंट मिलेंगे और इन पर आधारित पॉइंट मिलेंगे तो आप गणित शिक्षण में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और गणित शिक्षण में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन कर लेना लाइव। इसके लिए आप यूट्यूब पर क्लासरूम 247 सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लासरूम 247 चैनल को पुनः बता दूं, क्लासरूम स्पेस 247 सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद तुरंत 1 या 2 दिन बाद इसके प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने वाला हूं और 12 तारीख तक संपूर्ण गणितीय शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी प्रकार के होंगे, करीब 500 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन, 500 करीब क्वेश्चन करा दूंगा इसके, ठीक है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम स्तर क्या होता है? प्राथमिक स्तर होता है। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? कर के बल देता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? तो एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, करके सीखने पर बल देता है, बाल केंद्रित है। गणित का शिक्षण कैसा है? बाल केंद्रित है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। वैसे एनसीएफ टोटल बाल केंद्रित है, पूरी शिक्षा आधुनिक युग की बाल केंद्रित है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। आयु वर्ग के बच्चों के लिए, आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। मैंने बोला था एक आरटीई आया था, आरटीई को बोलता है, आरटीई को क्या बोला जाता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये 2009 में आया था, 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार, आरटीई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, एक प्रकार का ये क्या हो गया? मौलिक अधिकार बन गया है, राइट टू एजुकेशन। इसी को बोलते हैं शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 2009 बोलते हैं। आप लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी ही है, निःशुल्क देनी है। कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, किताबें फ्री मिलेंगी, बैग फ्री मिलेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा और उसको क्या देना है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कब आया आरटी? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मजा आना चाहिए भैया पढ़ाई में। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने, उन्हें सूत्रबद्ध करने की। गणित में बेहतर होने के लिए मैंने कहा किसी चीज को ज्ञान होना चाहिए, उसके ज्ञानी होने के लिए क्या आवश्यक है? गणित का बेहतर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अमूर्त चिंतन के बारे में, तर्क संगत विवेचना करो और समस्याओं का क्या करो? समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन हमने आपको 10 रुपए दिए कल, आज भी मैंने आपको 10 रुपए दिए। आपके पास कितने हो गए? तो आपने 10 + 10 जोड़ के मूर्त रूप से जोड़े 10, 10 यहां लिखे, 10 यहां लिखे, प्लस बराबर क्या हो गए? 20, ठीक है। अब 20 हो गए, लेकिन हमने कहा कल लाओ दिखाओ कहाँ है 20 रुपए, दो हमारे वापस। तो क्या हो गया? अमूर्त रूप से दिए है ना मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मैंने बोला गणित टोटल मानसिक है। गणित विषय में संक्रियाएं जो हो, गणना जो हो, सिद्धांत जो हो, यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अभी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। जो अभी फैक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? गणित शिक्षण हो रही है, गणित शिक्षण, गणित पढ़ा रहे हैं यानी गणित शिक्षण है। कौशल यानी स्किल का उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, कौशल के स्किल्स के उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? आकृतियां बनाना। जब अब आकृतियां बनाएंगे, जैसे मैंने कहा त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाना सीख गया बच्चा, तो कौशलात्मक उद्देश्य प्राप्त कर लिए। अब उसे समझ में आने लगा ये कोण, 2 कोण, 3 कोण यहाँ बनेंगे। चतुर्भुज बनाना सीख गया,
वृत्त बनाना सीख गया। तो इस प्रकार से गणितीय आकृतियां बनाना उसके कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ठीक है, गणित की भाषा का अंग है, गणित की भाषा का अंग क्या है? सूत्र, संख्यांक, चर और संकेत। देखो भैया, सूत्र गणित की भाषा का मुख्य अंग है। गणित की एक अपनी भाषा होती है, सबको पता है। गणित की एक अपनी भाषा होती है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने 2+2 लिखा और आप समझ गए कि उसको ऐड कर प्लस लगाया, तो गणित की एक अपनी भाषा है। तो इसमें एक सूत्र होता है भाषा, ठीक है। उसके अंग क्या क्या है? जैसे हिंदी भाषा के अंग क्या क्या थे? वहां पर शब्द थे, वर्ण थे, वाक्य थे, हिंदी भाषा के अंग हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन संख्या, संख्या मतलब 1 2 3 4 5, और संख्यांक, चर और संकेत। संकेत मतलब क्या है? ये प्लस, ये क्या है? संकेत, एरो का चिन्ह, ये संकेत ही तो, सारे संकेत तो है, ठीक है ना। और भी जैसे आप बनाते हो इन्फिनिटी का चिन्ह बनाते हो, ये संकेत ही तो है। और संख्यांक चर क्या कहलाते हैं? संख्यांक चर मतलब x, y, ये संख्यांक चर जाएंगे, चर व अचर संख्याएं पड़ी होंगी, ठीक है। तो सूत्र, संख्यांक, संख्या, संख्यांक, संकेत आदि किसके? गणित की भाषा के अंग है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट से कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं आया। गणित की भाषा का स्वरूप कैसा है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये स्वरूप है गणित का। बस इतने पे पूरी गणित चलती है, जोड़ बाकी गुणा भाग पे ही तो पूरी क्या चलती है? गणित चलती है। गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में गणित की भाषा प्रमुख शुद्धता। भाई शुद्ध है गणित की भाषा, बहुत ज्यादा सटीक है। मतलब 2+2 लिखा है, 0 कर दोगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि शुद्ध है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो गणित की भाषा का मुख्य गुण शुद्धता है, यथार्थता है, मतलब 4 आए यथार्थ है, और सक्षमता है। तो भैया गणित शिक्षण में गणित की भाषा के प्रमुख गुण है, शुद्धता है, उसमें यथार्थता है और सक्षमता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। गणित की भाषा एवं प्रकृति, नेचर अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। दृढ़ है भैया, 2+2 4 ही आएंगे, बहुत ज्यादा दृढ़ है हम इस बात के लिए। तो गणित की भाषा जो है, प्रकृति जो है, यानी कि वो क्या है? अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, ठीक है। गणित की भाषा का महत्व शारीरिक कौशल में, तर्कात्मक कौशल के विकास में सहायक है। शारीरिक कौशल भी प्रदान करता है और तर्कात्मक कौशल भी प्रदान करता है। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में उसको रखा जाता है, क्योंकि गणित के प्रश्नों की हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। तो आप कई चरणों में उसको बांटते हैं कि x+1 बराबर इतना, फिर दूसरा, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, लास्ट में एक आंसर आ जाता, सब पता है ना आपको। तो विभिन्न चरणों में इसको सॉल्व करते हैं, ताकि विशेष विधि के अनुसार एक विधि लगाते हैं, ताकि वो क्या अनुसार विभिन्न चरणों में करते हैं, ताकि उसकी आंकड़ों की क्या बनी रहे? शुद्धता बनी रहे। महामैराथन क्लास में आप सभी का जो लेट जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं, उन सभी का पुनः स्वागत करता हूं। कमेंट कर दीजिएगा जो भी जुड़े हैं, जो भी हमारे लाइव सेशन, इसके बाद एक लाइव सेशन जरूर लीजिएगा, जिससे बिल्कुल अभी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं कोई उसका ये वो नहीं ले रहा हूँ। यूट्यूब पर आप क्लास 247 सर्च करके उसको जुड़ जाइए, और कोशिश करना कि लाइव लें। लाइव लेने से क्या होगा? आपको पता चलेगा कि हमने ये पॉइंट समझाए थे, कहाँ से कौन सा पॉइंट आया, आप अपनी बात रख पाएंगे, हम आपकी बात को लेकर उसको और अच्छे सुदृढ़ तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। गणित आंकड़ों को शुद्धता, ये हो गया। ये बात, ये संख्या को 2 अंकों की संख्या है, दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। मैंने कहा 2 अंकीय संख्या को, मैंने कहा 2 अंक की संख्या मैंने कोई भी ले ली, जैसे मैंने ले लिया 20, 2 अंक की संख्या हो गई, को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए, 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 अंक की ले ली, आसानी से समझ में आ जाए। गुणन, योग व वितरण के रूप, 2 का 0 0, 2 दूनी 4, 40 आया। तो गुणन याद रखिए, गुणन होना चाहिए, उसका गुणन सही होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, आपकी गुणा की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और योग पर वितरण के रूप को, जैसे मैंने कहा 2 का 0 में गुणा किया तो क्या आना चाहिए? 2 का 0 में 2 आएगा, 0 आएगा, 0 ही आएगा। तो योग का वितरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? अंकगणित की योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन का मतलब माइनस से ले लो, ठीक है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं पहले ही बता चुके हैं हम। गणित युक्ति
गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। सवाल हल करो तो क्रियाकलाप आधारित उपागम हो जाएगा आपका। जब भी बात सवाल हल करने की हो तो उसको बोलेंगे क्रियाकलाप आधारित उपागम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अंकगणित। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। मैंने पहले भी इन चीजों को बता दिया है कि अंकगणित क्यों पढ़ाई जाती है आपको, ताकि दैनिक जीवन के कार्य कर सकें आप, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु। सीटेट 2014 का प्रश्न। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंकगणित। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा कि प्रथम शाखा कौन सी? अंकगणित है, फिर बीजगणित, फिर ज्यामिति। ठीक है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है आर्थिक रूप से, आपको पता है आर्थिक रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। बाकी सामाजिक, नैतिकता, संस्कृति, जैसे चित्र बनाओगे आप तो चित्र में भी गणित का प्रयोग होगा, कितने बाई कितने का चित्र बनाना है, सीट कितनी होनी चाहिए, कलर कहाँ कैसे भरना है, तो वहां पर गणित का महत्व। लेकिन सर्वाधिक महत्व जो है वो आर्थिक यानी इकोनॉमी में, पैसा का लेन देन में है। ठीक है ना, तो याद रखना। गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? सामुदायिक महत्व क्या है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। समुदाय में क्या है महत्व इसका? नैतिक दृष्टि से भी गणित का महत्व, सामाजिक दृष्टि से भी महत्व और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गणित का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य व्यवहारगत है। मैंने कहा गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? व्यवहारगत है। आसपास प्रैक्टिकली लाइफ में इसको आप क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं गणित को। जैसे हमने कहा भैया आपको 20 रुपए दिए थे, आपने 10 लौटाए, 10 और दो, ये क्या है? व्यक्तिगत यानी व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं आप। ठीक है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कथन किस? पियर्स का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि कितनी पीनी है। पियर्स लोग आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं कि 20 रुपए तुम दो, चकना आ जाएगा, फलाना ढेका। आवश्यक निष्कर्ष निकल गए कि नहीं? तो याद रखना आवश्यक निष्कर्ष पियर्स यानी पियर्स लोग आवश्यक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। गणित और एक विज्ञान है जिसकी सहायता से अपने वो क्या निकाल रहे हैं? खर्च पानी का ब्यौरा निकाल रहे हैं। गणित की समाज में आवश्यकता होती है, लेन देन में, व्यापार में और उद्योग में। समाज में इसीलिए तो इसकी आवश्यकता है, लेन देन कर रहे हो, व्यापार है, उद्योग है, इसमें समाज में आवश्यकता होती है। गणित की उन्नति और वृद्धि, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन नेपोलियन का है। नेपोलियन का कथन है कि देश की अगर समृद्धि करना है, देश की उन्नति करना है, वृद्धि करना है संपन्नता से, नेपोलियन का कथन है। ठीक है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। सामुदायिक मतलब गणित में अंकगणित क्या है? मैंने बोला था अंकगणित सर्वाधिक अपने व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण है। तो समुदाय क्या है? समाज, आर्थिक जीवन, ऊपर बात की थी मैंने। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा महत्व जो है अंतर्निहित क्या है? अंकगणित में निहित है। सामुदायिक गणित अंतर्निहित है अंकगणित में। गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, सिद्धांत में और तर्क में गणित शिक्षण का महत्व है। ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स को, छोटे छोटे हैं लेकिन घाव गंभीर करेंगे अगर नहीं आपने याद रखा तो। आदर्श शिक्षा है जो बालक को खाली स्थान के लिए योग्य बनाने में सहायता प्रदान करती है। समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आदर्श शिक्षा वही है जो समाज के लिए आपको योग्य नागरिक बना दे। राइट, यूपीटेट 2017 का प्रश्न। गणित तर्क सम्मत, गणित क्या है? तर्क सम्मत है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। किसका कथन है? डटन का कथन है। सत्य पर डटे रहो, मैंने पहले ही बोला सत्य पर डटे रहो। गणित सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करती है। कथन किसका है? डटन का है। ठीक है, नेक्स्ट, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है प्रेक्षण। प्रेक्षण उपकरण आप जानते होंगे, प्रेक्षण सामग्रियां, प्रेक्षण अप्रेक्षण सामग्रियां, प्रेक्षेपी अप्रेक्षेपी, ये शब्द सुने होंगे आपने। ठीक है, दो या दो से अधिक विमाओं
आप कोई भी माप तोल वाली वस्तु को क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए प्रेक्षण, यानी कि आप देखो फीट लेते हो, ट्रेंगल लेते हो, ये चीजें लेते हो, आप कंपास बॉक्स में निकलती हैं, तो प्रेक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रेक्षण यानी कि सहायक सामग्रियां से ले सकते हैं आप, ठीक है। प्रेक्षणों यानी कि उपकरणों की सहायता पड़ती है आपको, ठीक है। एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है? विषय है बेलन का है, शंकु के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ाना है। शिक्षक का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? एक बेलन पढ़ाना है उसे, शंकु के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा, एक कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। शिक्षण का उद्देश्य होगा कि शिक्षार्थी एक बेलन बना ले और शंकु की आकृति बना ले। मैंने कहा आकृति जहां शब्द आ जाए तो शिक्षण कौशल का प्राप्त उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आयतन की बात आए, अगर वो चित्र बनाना सीख लिया तो ज्यामिति का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक छात्र, नेक्स्ट कथन, नेक्स्ट पॉइंट है, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। फर्श पर उसने अपनी किताब रख दी, उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच दी। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है किताब का परिमाप। अब उसने किताब का परिमाप निकाल दिया। हमने कहा परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है बॉर्डर। कोई भी चित्र बनाओ तो बाउंड्री, जैसे मैंने कहा तार लगाया, खेत है हमारा, तो खेत की मेड़ों पर जो तार लगाया है ये हमारा परिमाप है। वो अंदर का जो बोलते हैं उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। तो उसने जो यहाँ पर निकाला है, किताब बना के उसके चारों पेंसिल चला दी, तो इसको क्या बोलेंगे? खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योग। अब इन सबको जोड़ दो, जैसे मैंने कहा ये 5 की है, ये 5 की है, ये 5 की है, ये 5 की है, 5 दूनी 10, 15 और 20 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? टोटल क्या हो जाएगा? लंबाइयों का योगफल क्या हो जाएगा? किताब का परिमाप निकल आएगा। क्लियर? एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है, आयतन की इकाइयां स्पष्ट नहीं। मैंने बोला गिलास में भरे हुए पानी को आयतन बोल रहा है, तो आयतन की इकाइयां उसको स्पष्ट नहीं है, सीधी सीधी बात है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। कार्य अध्यापक से संबंधित है, कार्य बजट बनाना। कार्य अध्यापक से संबंधित क्या है? बजट बनाना, ठीक है ना। कार्य करोगे बजट बनाओगे। मनुष्य के जीवन की, नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है आर्थिक। ये पहले ही बोल चुका हूं। एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है ताकि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित कर सके, इसलिए उसे स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए व्यक्तिगत ध्यान दे। व्यक्तिगत रूप से उसे क्या देना चाहिए? उसको ध्यान देना चाहिए। गणित में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए कि व्यक्तिगत उस पर ध्यान दे, तभी उससे एक अच्छे संबंध बनेंगे, ठीक है ना। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने के लिए शक्ति को बढ़ा सकता है। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। शिक्षण के दौरान जब वो कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, मैंने कहा एक्टिविटी करवा देगा कोई भी, तो उसमें क्या हो जाएगा? शक्ति को बढ़ा सकता है, गणना की शक्ति को बढ़ा सकता है। आजकल तो वैसे भी स्कूलों में नीचे काउंटिंग लिख लेते हैं, उस पर बच्चे खेलते रहते हैं और क्या कर रहे हैं? वही तो गतिविधि शिक्षण है, ठीक है। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। बैंकिंग मॉडल क्या देता है? के लिए सही है विद्यार्थियों को समझ प्रदान करना, ठीक है। बैंकिंग मॉडल, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल, आय व्यय का विवरण, ठीक है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या प्रारंभ कर सकता है? अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास की, देखो, भिन्नों की संकल्पना से परिचित करा,
एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है अपने आसपास की वस्तुओं भागों की पहचान करके। मैंने कहा भिन्न की संकल्पना उसको पढ़ा रहा है, तो आसपास जो भी उसे चीज दिखे, जैसे उन्होंने कहा इस बोर्ड का 1/4 क्या होगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसको 1/4, एक पूरे बोर्ड का चौथा हिस्सा ये हो गया। एक बोर्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया। तो ऐसे भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए अध्यापक आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों की पहचान करा के उसको ज्ञान दे सकता है। समझ में आ रहा हो सभी को तो भैया कमेंट करते जाना, हौसला बढ़ाइएगा, ठीक है। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया है सतत। सतत मतलब हर पल उसका मूल्यांकन करो, बच्चे के 1 मिनट तक का मूल्यांकन करना है आपको। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है, सतत है। यूपीटेट 2017 में क्वेश्चन आया है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण क्या है, आसान स्तर। आसान स्तर से एक अच्छी परीक्षा का लक्षण है आसान स्तर लो उसमें, ठीक है ना, ताकि सभी प्रकार के जो बच्चों में भिन्नताएं पाई जाती हैं तो सभी लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। मूल्यांकन की प्राविधि क्या है, मूल्यांकन की प्राविधि है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल भी होते हैं, लिखित परीक्षाएं भी होती हैं, मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार और पड़ताल सूची। एक किसमें गणित शिक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया है, प्रश्नावली प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया और पड़ताल। एक गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है, गुड्स का है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसने बोला है, गुड्स ने बोला है, ठीक है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का एक उद्देश्य है, इसका कथन याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का एक उद्देश्य, गणित शिक्षण यानी गणित की जब आप गणित पढ़ा रहे हैं तो इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप मूल्यांकन लेते हैं, क्यों उनका परीक्षा लेते हैं। बालकों में व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, बालकों के व्यवहार के साथ एक उद्देश्य है कि बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करके उनका मूल्यांकन करें, और उद्देश्य है कि उनके व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन लाना है, मूल्यांकन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है ना, लेकिन उससे छेड़छाड़ नहीं करना है एकाएक, ठीक है ना। मूल्यांकन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए आवश्यक है व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के वर्गीकरण, तो कौन बच्चा होशियार है, कौन कमजोर है, किसका बौद्धिक स्तर है, किसका कौन सृजनात्मक है, और कक्षा की उन्नति के लिए व्यापक मूल्यांकन करेंगे। सब व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन, बच्चे के पक्ष का मूल्यांकन, उसके खेल का भी मूल्यांकन करो, उसकी क्रियाओं का भी मूल्यांकन करो। कोई अच्छा चित्र बनाने में होशियार है तो व्यापक का मतलब होता है विस्तृत मूल्यांकन, सभी पक्षों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे तार्किक पक्ष, कोई भी पक्ष हो, उसका संवेगात्मक पक्ष हो, सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन करना बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। गणित में मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है, प्रेक्षण तकनीकी नहीं है। प्रेक्षण मतलब औजार हथियार, तकनीकी सूची साक्षात्कार, ये नहीं है, ध्यान से सुन लेना। गणित के मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है, ये 3 तकनीकियां नहीं है, आपके ऑप्शन में आएंगी तो इनको नहीं लगाना है। बाकी हमने बोला था वो वाली उसकी तकनीकी है, जी तकनीकी नहीं होती है गणित में, और साक्षात्कार गणित में नहीं, ठीक है। विचार विमर्श का महत्व है, विचार विमर्श का महत्व है मौखिक परीक्षाओं में। मौखिक परीक्षाओं में विचार विमर्श का बहुत ज्यादा महत्व है। जब भी आप मौखिक परीक्षाएं लेते हैं ना तो उसमें विचार विमर्श का बहुत महत्व होता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है मूल्यांकन। उसने क्या शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की हैं, ये किससे पता लगाओगे आप, मूल्यांकन से पता लगाओगे, ठीक है। महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की मान्यताओं का वर्णन किया है। मूल्यांकन की कितनी मान्यताएं बताई हैं, 8 मान्यताएं बताई हैं, किसने, समरफील्ड ने। वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट है कि समरफील्ड ने मूल्यांकन की 8 मान्यताओं का वर्णन किया है।
प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा? योजना विधि या प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। मूल्यांकन योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रयोजना विधि का मूल्यांकन, प्रयोजना विधि का कोई सिद्धांत नहीं है। सीटेट 2019 में आया हुआ, पिछले साल ही आया हुआ था। ठीक है। अधिगम, चलिए अधिगम, अधिगम अनुभव की योजना बनाना आवश्यक है। अधिगम जो है, अधिगम जो है अनुभव की योजना पूर्व आवश्यक है। अधिगम क्या है? सीखना। अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है। पर्याप्त हो, परिपक्व हो, अनुकूल हो। मतलब अनुभव कैसा होना चाहिए? अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है। पर्याप्त हो, परिपक्वता हो और अनुकूल हो। बात समझ में आई? जब भी आप अधिगम अनुभव की योजना बनाते हैं, आपको कितना अधिगम है, अनुभव है, इसकी योजना बनाते हैं, तो उसके पहले आपको क्या आवश्यक है? पर्याप्त अधिगम हो, अधिगम की परिपक्वता हो और अधिगम अनुकूल हो अनुभव के। ठीक है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ, पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं? मैंने कहा, मैंने क्या बोला? मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है, की जा सकती है। जो भी उसके मूल्यांकन परिणाम आते हैं, उसके आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या करेगा। इससे आप पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है ना? ये सब ऐसे ही कुछ आएंगे, आपके दिमाग में रखना। ठीक है। यदि किसी छात्र की, नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी, विश्वसनीयता की कमी थी। जब परिणाम अलग अलग आए तो विश्वसनीयता की कमी थी। ध्यान से सुन लेना, आप रीचेक करवाते हैं तो कभी कभी नंबर पड़ जाते हैं। क्या है? विश्वसनीयता नहीं है। और मूल्यांकन का सबसे अच्छा गुण क्या है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के साथ क्या करो? मूल्यांकन करो। ठीक है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है विवेचन करना। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? स्किल्स क्या है? आप कैसे गणित के प्रश्न हल करेंगे? सबसे पहले तो गणित का, उस प्रश्न का विवेचन करना, फिर चरों का प्रयोग करना, जो चर है उसका प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना, उनका रूप देखना कि कौन सा रूप में कौन सा मिलान करना है। ठीक है। तो गणित के प्रश्न हल करने में कौशल क्या है? सबसे पहले विवेचन करना, चरों का प्रयोग करना, जो भी चर दिए गए हैं, जो भी आपकी संख्याएं दी गई, फिर उनका प्रतिरूप देखना, उनका रूप देखना, रूप स्वरूप क्या है उनका। ठीक है। गणित में सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। प्रतिफल का मतलब क्या होगा? फीडबैक से संबंधित। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं, प्रतिफल क्या है? ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जा सके। ठीक है। किसी विद्यार्थी में आंकना चाहिए, क्या आंकना चाहिए? अवधारणा है ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। किसी विद्यार्थी में आंकना चाहिए कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति का आंकना चाहिए कि जब इसको अवधारणा भी समझ में नहीं आ रही फिर भी नहीं प्रश्न पूछ रहा है, तो ये विद्यार्थी में आपको यानी कि टीचर को आंकना चाहिए कि जब इसको समझ में नहीं आ रहा तो ये पूछ क्यों नहीं रहा। ठीक। कुछ प्रश्न जो होंगे जो आपको सबसे ज्यादा कहाँ से सहायता देंगे आपको सीखने में, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे इसकी तो आराम से इसमें और आसान हो सीखना। ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे जो हैं कि 4 ऑप्शन के दम पर ही आपको सिखाए जा सकते हैं। ठीक है। तो एकाएक अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइव क्लास से जुड़ने के बाद उनको मैं पूरी तरीके से तोड़ के रख दूंगा, ये क्यों सही है, ये क्यों सही नहीं। अभी तो सिर्फ पॉइंट्स की बात हो रही है। ठीक है। अवधारणा, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को आंकना चाहिए। ठीक है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को शुरुआत कर सकता है। जब भी वो क्षेत्रफल पढ़ा रहा हो
तो वो हथेली दिखा सकता है कि हथेली का क्षेत्रफल अंदर का हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। पत्ता, एक पत्ते को ले सकता है और पत्ते पर और नोटबुक पर आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर सकता है। देखिए जैसे मैंने एक पत्ता ले लिया, एक कोई आकृति ले ली, एक कोण ले ली, इससे तुलना की, देखो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका परिमाप यानी बॉर्डर ज्यादा है, इसका क्षेत्र, इसका परिमाप अलग है, बॉर्डर अलग है। तो कोई भी आसपास की चीजें ले लो, उनकी तुलना करवा दो, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का पढ़ाने के लिए सत्य कथन है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ, माप पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए सत्य कथन है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जो प्रमाणिक माप है उनका उपयोग, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। ध्यान से सुन लो, जो प्रमाणित हैं और जो अप्रमाणित हैं, दो प्रकार के माप होंगे, तो उसमें अप्रमाणित के बाद करना, जो प्रमाणित हैं उनका उपयोग अप्रमाणित के बाद करो, मतलब जो प्रमाणित नहीं है पहले उनका उपयोग करो और प्रमाणित मापों का उपयोग बाद में। थोड़ा सा पानी पीऊं फिर इसके बाद कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट नाउ। मुस्कान विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। मुस्कान जो है विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4, 2 + 2 4, 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, यानी संक्रियाएं करना सीख गई है। यही तो क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं। वो कह रही है कि 4 को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, 4 को 1 + 3 लिख सकते हैं। तो उसने क्या कर लिया, संक्रिय अवस्था पर पहुंच गई है, ठीक है। आंकड़ों विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी को समझ का आकलन करने के लिए, आंकड़ों के विश्लेषण, आंकड़े शब्द, कोई भी आंकड़े दिए गए हैं उनका विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी को समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। क्या है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन। आंकड़ों की विश्लेषण कैसे करता है, तो विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपांतरित कार्य क्या है, तो सर्वेक्षण आधारित परियोजना तैयार करो जिसमें आंकड़े दिए गए हों, सर्वेक्षण कार्य हो, किसी चीज का सर्वेक्षण करना हो, ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराओ ताकि बच्चों से उसका क्या करवा सको, उसका विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों को समझ का आकलन कर सको कि किस प्रकार से वो उन आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, ठीक है। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है किसी की कमी का पता लगाना, ठीक है ना। बच्चों की कमी का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन है और उस कमी को पूरा करना उपचारात्मक मूल्यांकन है। यानी किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो निदानात्मक में आप उसकी कमी को पता करते हैं और उपचारात्मक में उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना। तो फीडबैक क्या होगा, निदानात्मक मूल्यांकन आपको बता दिया कि आपकी कमी ये है, फीडबैक दे दिया। औपचारात्मक में उसको पूरा कर दिया, उसकी सहायता कर दी। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, मूर्त नहीं है। मैंने पहले ही बोला था सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, मूलतः अमूर्त है, अमूर्त होती है गणित की प्रकृति, ठीक है। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के
तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। यानी कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आप उनकी परीक्षाएं क्यों ले रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता यानी कि कौन सी बच्चों में क्या तुलना है, कौन सा मंद बुद्धि है, कौन सा बहुबुद्धि का है, कौन सा सृजनात्मक बालक है, कौन प्रतिभाशाली है। तो प्रवीणात्मक की जाने यानी कि उसके पता लग सके कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है। ठीक है, मूल्यांकन से शिक्षकों को आसानी से पता चल जाता है कौन से बच्चों की क्या कमी है और किस स्तर का कौन सा बालक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आयतन की अवधारणा सिखाने के लिए सही प्रादर्श क्या है। आयतन की अवधारणा सिखाने के लिए सही प्रादर्श क्या है। एक गेंद, एक लोहे की पेटी और पानी की टंकी, इससे क्या सिखा सकते हैं हम, आयतन सिखा सकते हैं। एक गेंद ले लीजिए, एक लोहे की पेटी ले लीजिए और पानी की टंकी ले लीजिए, इससे क्या सिखा सकते हैं हम, आयतन। आयतन के बारे में पढ़ा होगा आपने, गणित में ज्यादा होशियार होंगे तो आयतन आपको अच्छे से बनता होगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात, तो प्रक्रिया कराओ, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्रियाएं कराओ, प्रक्रियाएं कराओ और अवधारणाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका किया जाता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। याद रखना इस पॉइंट को, मूल्यांकन के सोपान कितने हैं, मूल्यांकन के कुल 3 सोपान हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से, उद्देश्यों की पूर्ति का से होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो उसका आशय है कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। आपने बुद्धि के बारे में पढ़ा होगा कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 100 है तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज और क्रोनिकल एज बराबर है, दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट और रह गए हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा थक चुके होंगे, मैं भी, तो कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर और बनाएंगे तो थोड़ा उस और जोश के साथ उसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो जाना। तो थकान के साथ मज़ा नहीं आएगा आपको और हमको भी। तो इन पॉइंट्स को बार बार देखिएगा, अगर जो पॉइंट आपको नहीं बन रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दूसरा सेशन लेंगे उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बेहतर तरीके से। लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे और अभी अपलोडेड क्लास से आप काम चलाइए। लाइव क्लास में आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने करीब आज बहुत सारे पॉइंटों पे आपकी नज़र डाली हुई है, फोकस कराया हुआ है, ताकि आप हमारे लाइव क्लास सेशन में जुड़ के उनको पूरा कर सकें, इनको आसानी से सॉल्व कर सके। और आपको जो मैं 300 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक आपको भी अवधारणा वहां बन जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें सॉल्व करना है, सीधी सीधी बात। ठीक है ना, तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, कमेंट करना, बुरा लगा हो तो भी कीजिएगा, डिसलाइक लाइक आपके पास दोनों हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नए सेशन में। ठीक है ना।